हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेड। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर या रिलेशनशिप आप कह सकते हो कि उसका फिलॉसफी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, सोशोलॉजी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है शिक्षा का। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमेड के एजुकेशन स्टडीज में एमडीयू के अंदर। और अगर आपकी किसी और कोर्स में है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। थोड़ा लेंथी होगा वीडियो क्योंकि चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया ले लो, फिर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब है जब हम किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को भी पढ़ते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स को पढ़ते हैं। और वो क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ऐसी डिमांड है, सोसाइटी की ऐसी डिमांड है जो कि सिंगल डिसिप्लिन से पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने के लिए, डिफरेंट व्यू पॉइंट लेने के लिए हमें अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बीएड का। बीएड में सभी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, जेंडर स्कूल सोसाइटी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। वो इसलिए है ताकि जब हम उसको पढ़ें और जब हम रियल लाइफ में टीचिंग करें तो उन सभी चीज़ों को रियल सेटिंग पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, मतलब बच्चों की अलग अलग डिमांड को देखते हुए जो भी हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल सेटिंग में। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की ज़रूरत होती है ना। तो ये सब मैं बता ही चुका हूँ कि प्रेजेंट वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, सिंगल डिसिप्लिन से वो सॉल्व नहीं होती है। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करना पड़ता है ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग दृष्टिकोण से। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक प्रॉब्लम को देखने के अलग अलग नज़रिए, और वही सब चीज़ें शिक्षा में इंक्लूड कर दी जाती हैं और वही सब चीज़ें शिक्षा को इन्फ्लुएंस करती हैं। यही सब रिलेशनशिप है। तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग या टीचिंग करती क्या है? जो भी लर्नर्स होते हैं ना, उसको कनेक्शंस बनाने में अलग अलग चीज़ों के साथ हेल्प करती कि भाई फिलॉसफी का क्या रिलेशन है, साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है, मैनेजमेंट का शिक्षा के साथ क्या रिलेशन है, एंथ्रोपोलॉजी का शिक्षा के साथ क्या रिलेशन है। वो कब पता चलेगा? जब वो सभी चीज़ें वो खुद पढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो फिलॉसफी को पढ़ते हैं। सबसे पहले फिलॉसफी एंड एजुकेशन को कहा गया है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। फिलॉसफी को कहा गया है लेम मैन। लेम मैन वो होता है जो खुद नहीं चल सकता लेकिन रास्ता दिखा सकता है। और शिक्षा क्या है? ब्लाइंड मैन है जो देख नहीं सकती लेकिन चल सकती है। तो फिलॉसफी रास्ता दिखाता है। फिलॉसफी बेसिकली है क्या? फिलोस का मतलब है लव और सोफी का मतलब है विजडम। तो फिलॉसफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम, मतलब बुद्धिमत्ता के लिए प्यार। और फंडामेंटल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। फंडामेंटल जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में फिलॉसफी हमारी मदद करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि फिलॉसफी फ्यूचर दिखाती है और एजुकेशन उस फ्यूचर पे, उस आइडिया पे चलती है। ठीक है, तो ये कोट्स याद रखना। अगर याद रहें तो अच्छी बात है, एग्जाम में लिखने से थोड़ा नंबर बन जाते हैं। ठीक है, और क्या है? फिलॉसफी क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी को माना गया है थियोरेटिकल साइड जो कि थ्योरी देती है, और शिक्षा क्या है? उसी पे काम करती है। मतलब प्रैक्टिकल साइड है शिक्षा और डायनेमिक साइड है। ठीक है, ये तो कुछ हो गए फंडाज। फिलॉसफी और क्या करती है? देखो, शिक्षा का अपने आप में मतलब क्या है कि इंडिविजुअल को अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ाना। और उसमें फिलॉसफी क्या करती है? फिलॉसफी में जैसे अलग अलग चीज़ें ना, जैसे नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है ना, और क्या है, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? बच्चों में वो सभी तरह की थिंकिंग इनकलकेट करने में हेल्प करती हैं। अब ये चीज़ें होंगी तो फिलॉसफी क्या करेगा? फिलॉसफी अलग अलग फील्ड्स से होता है। जैसे मेटाफिजिकल है, उसमें क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमारा एम क्या है। तो वो उससे रिलेट कर गया है ना, अपने सेल्फ से। और देन है सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब एपिस्टेमोलॉजी की नॉलेज है तो क्यों है, नॉलेज कहाँ से आई है, उसका स्रोत क्या है, वो अप्लीकेबल है या नहीं है ना। क्वेश्चनिंग होती है, रीजनिंग होती है,
देन एक्जियोलॉजी है, उसमें मॉरलिटी या वैल्यूज होते हैं कि भाई पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर वैल्यूज कैसे होनी चाहिए। तो इसीलिए फिलॉसफी शिक्षा को इन तरीकों से इन्फ्लुएंस करती है, और आपने देखा होगा कि सभी चीज़ें शिक्षा में इंक्लूड की जाती हैं, है ना। शिक्षा का एम ये भी होता है कि इनर सेल्फ को पहचानना, है ना, और नॉलेज का सोर्स, नॉलेज को इकट्ठा करना, और नॉलेज इकट्ठा करने के बाद ये भी ध्यान रखना कि उसको अप्लाई कहाँ पे करना है, ठीक है। उसमें फिर हमारी मतलब मूल्य और नैतिकता आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो भी फिलॉसफी की टाइप्स हैं वो शिक्षा को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन फिलॉसफी के बारे में कुछ और चीज़ें, फिलॉसफी शिक्षा के एम भी डिसाइड करती है, डायरेक्शन दिखाती है। ये भी माना गया है कि जो फिलॉसफर थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एजुकेटर भी थे, जैसे जॉन ड्यूई, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, श्री औरोबिंदो जी, मैरिया मॉन्टेसरी, है ना, वो सभी क्या थे, फिलॉसफर भी थे एक तरह से। और करिकुलम में चीज़ें इंक्लूड करने में, सब्जेक्ट में, लाइफ में फिलॉसफी शिक्षा को इन्फ्लुएंस करती है। तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, आप अपने लैंग्वेज में आराम से लिख देना इसको। देन आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली क्या है? साइकोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी किसकी? माइंड एंड बिहेवियर्स की। जो भी हम एक्शन करते हैं और जो हमारा इंटेलेक्ट होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, माइंड। अब क्या होता है, देखो एजुकेशन और साइकोलॉजी कैसे रिलेट करते हैं। तो साइकोलॉजी ही हमें बताती है कि कंटेंट को कैसे तैयार करना है, पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और बच्चों की जो भी IQ है उसके अकॉर्डिंग भी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वे में साइकोलॉजी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। जैसा अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को हम 3rd क्लास के लिए थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इसी लेवल पे ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ में आ सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर हम छोटी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे तो उनको हो सकता है उतना अच्छे से समझ में ना आए। तो इस वे में भी क्या है, साइकोलॉजी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाने में, और चीज़ों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रोवाइड करने में, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सीधा हायर लेवल की पढ़ा दिया और फिर उसको लोअर लेवल का पढ़ाएं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में बेसिकली क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि काम करते हैं गाइडिंग फैक्टर की तरह, कि ग्रुप एक्टिविटी कैसी होगी, लर्निंग बाय डूइंग इंक्लूड करना है, टीचिंग एड्स को कैसे यूज करना है, टीचिंग मॉडल्स का मेथोडोलॉजीज को कैसे यूज करना है, और उनको यूज करने का फंडा क्या है, उसके पीछे की थ्योरी या प्रिंसिपल क्या है ना। टीचिंग अपने मेथड को, डिलीवरी मेथड मतलब डिलीवरी कैसे करनी है कंटेंट की। अगर छोटा बच्चा है तो स्टोरी मेथड यूज कर सकते हो, बड़े बच्चे हैं, एडल्ट हैं, तो लेक्चर मेथड या डिस्कशन यूज किया जा सकता है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाए। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इस तरह से साइकोलॉजी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये भी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना यार, आई होप आपको आइडिया लग रहा है। चलो देन आते हैं सोशोलॉजी। सोशोलॉजी क्यों पढ़ी जाती है? सोशोलॉजी बेसिकली है क्या? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर्स, उनका इंट्रैक्शन क्या है, उसमें कल्चर्स क्या हैं, या उसमें नॉर्म्स, वैल्यूज वो किस तरह से हैं, ठीक है। और ये सोशोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ सोशल बिहेवियर, रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी डेफिनेशन ईजी हो उसको लिख देना, और सोशोलॉजी को सिंपली लिख देना है, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स इन देयर इंट्रैक्शन एंड देयर कल्चर्स इन एवरीडे लाइफ। चलो, अब सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्यों पढ़ना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि हम शिक्षा लेके केवल और केवल अपने लिए सोचते हैं। ह्यूमन क्या है? सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी में रहना पड़ता है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें बर्ताव भी सीखने पड़ते हैं, वैल्यूज भी सीखनी पड़ती है, इंट्रैक्शन भी सीखने पड़ते हैं, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा कर सकें, सोसाइटी को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। और सोसाइटी भी हमें हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि हम ही हेल्प करते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करती है हमारी, है ना। कैसे? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करके। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करके। स्कैफोल्डिंग की बात किसने कही थी? वाइगोट्स्की ने भी कही थी ना, कि जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो हमारी हेल्प करता है चीज़ें सीखने में। तो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम पढ़ने के बाद जब मतलब समझदार बने, समझदार इन द सेंस कि जब शिक्षा ले लें, जॉब करें, इंडिविजुअल बने, अच्छे से नागरिक बने, एडल्ट बने आप कह सकते हो, क्योंकि बच्चों से तो उम्मीद कर ही नहीं जा सकती कि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा हद तक जितना एडल्ट करेगा।
तो उन सभी चीज़ों को सीखना ताकि हम सोसाइटी में जाके अच्छे काम कर सके। और क्या भाई, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसलिए भी पढ़ाए जाते हैं क्योंकि सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इशूज हैं, तो बच्चों को उनसे अवेयर कराया जाता है। कौन कौन से इशूज हैं? जेंडर इशूज हो सकते हैं, रिलीजन में फाइट हो सकती है, कास्टिज्म हो सकता है, लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, प्लेस टू प्लेस की भाई क्या कहते हैं उसको यार, कि आप दूसरी जगह के हो, हम लोकल हैं, दैट काइंड ऑफ फाइट वो सभी होती रहती हैं। तो बच्चों को जब ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी और उनका सॉल्यूशन पता होगा तो वो सोसाइटी में जाके और अच्छे से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और क्या भाई, तो सबसे पहले एमिल डर्कहिम ने कहा था कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को भी शिक्षा में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे बीएड पढ़ रहे ना, अब बीएड में जेंडर, स्कूल, सोसाइटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत है कि उन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम स्टूडेंट्स में वो चेंज ला सकें, ताकि जब स्टूडेंट आगे बढ़ें तो उनमें वो मॉरलिटीज हो, मतलब नैतिकता हो, मूल्य हो, और आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, बल्कि एक सपोर्ट हो, एक ब्रदरहुड की भावना हो। तो ये पॉइंट मैंने पहले बता दिया कि ह्यूमन क्या सोशल एनिमल है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए हमें उसके तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, सोशल नॉर्म्स सीखने पड़ते हैं। सोसाइटी डायनेमिक है, उसके लिए भी एजुकेशन हमें हेल्प करता है। शिक्षा के अकॉर्डिंग ही, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही शिक्षा आगे बढ़ती है। जो भी फ्यूचर में सोसाइटी की नीड आने वाली है, शिक्षा उसके लिए इंडिविजुअल्स को पहले ही तैयार कर देती है। ओके, सोसाइटी क्या करती है भाई? करिकुलम में गाइड करती है, टीचिंग मेथड्स को गाइड करती है, डिसिप्लिन कैसा हो वो भी गाइड करती है, सोसाइटी बिहेवियर्स भी शिक्षा में इन्फ्लुएंस करती है, कैरेक्टर कैसा हो बच्चों का एज वेल एज लर्नर्स का। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन में इंक्लूड करता है। चलो देन आते हैं भाई मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चेंज कर सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग है ना, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, ये सभी क्या आते हैं? मैनेजमेंट में आते हैं, ताकि शिक्षा को अच्छे से उसका प्रबंधन हो सके या मैनेजमेंट हो सके। ये हो सकता है इंटरनल हो या हो सकता है एक्सटर्नल हो। इंटरनल क्या होगा भाई? स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, लोकल अथॉरिटी है ना, यूनिवर्सिटी के लिए वीसी, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर्स, वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। एक्सटर्नल में क्या है? गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो बड़ी पावर है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हायर ऑफिशियल्स जो भी एजुकेशन में इंक्लूड हैं, तो इनके पास ज़्यादा पावर है। वो पॉलिसी बनाते हैं और वो इंटरनली उसको अप्लाई करते हैं। देन इंटरनल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको अप्लाई करते हैं शिक्षा में। तो मैनेजमेंट भी क्या करता है? करिकुलम में क्या क्या चेंजेस हों, एजुकेशन का लेवल्स क्या हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, स्टाफ कैसा हो, बिल्डिंग कैसी हो, अथॉरिटी कैसी हो, टीचर्स कैसे हों, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, फ्यूचर एजुकेशन कैसा हो, वो सभी चीज़ें मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। और मैनेजमेंट शिक्षा को बहुत बड़े लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी में जो चीज़ आ गई वो फिर शिक्षा में होनी ही होनी है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओके, तो इस वे में मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस करता है। आपके जो भी पॉइंट हैं आप प्लीज़ वो लिख सकते हो, मेरा काम है आपको एक जनरल आइडिया देना। चलो देन आते हैं इकोनॉमी। तो शिक्षा को माना गया है इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। क्यों? देखो, हम बेसिकली 12 से 16 साल या 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, है ना, और कईयों के लिए तो पूरी लाइफ टाइम ही पढ़ाई है। तो शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो शिक्षा में जो भी चीज़ें इन्वेस्ट की जाती हैं उससे उम्मीद रखी जाती है कि फ्यूचर में जाके वो प्रोडक्शन देगा, है ना। और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, जितना समझदार इन्वेस्टमेंट होगा वो भी ज़रूरी है, जितना ज़्यादा और समझदार इन्वेस्टमेंट होगा वो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो जो भी शिक्षा पे पैसे खर्च होते हैं उस पर डिसाइड करता है कि शिक्षा फ्यूचर में कैसी होगी और प्रोडक्टिविटी कंट्री की कैसी रहेगी। तो इकोनॉमी इस वे से रिलेट करती है। जैसे लर्नर्स क्या बनेंगे आगे चल के? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, या ऐसे लोग बनेंगे जो कि देश में अपना टैक्स देंगे और उन्हीं टैक्स से देश की
डेवलपमेंट होगी। तो शिक्षा और इकोनॉमी इस क्षेत्र में आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि एजुकेशन से डेवलपमेंट पूरी तरह से टिकी हुई है। शिक्षा अच्छी होगी किसी देश की तो डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। शिक्षा और इकोनॉमी दोनों क्या चाहते हैं? दोनों ही ह्यूमन का डेवलपमेंट चाहते हैं। जितने ज़्यादा पैसे होंगे, जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तरक्की के चांस उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी बड़ी है तो हम शिक्षा पे और ज़्यादा स्पेंड करेंगे, मटेरियल रिसोर्स पे स्पेंड करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, कंपलसरी चीज़ें होंगी, उसको शिक्षा में लाएंगे और उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्नर्स को एजुकेशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा लर्निंग अच्छी हो सकेगी। ठीक है, और लर्निंग अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो एजुकेशन क्या है? बेसिक और फंडामेंटल चीज़ है जो कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आप कह सकते हो इकोनॉमी से शिक्षा में इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, मैन पावर, मटेरियल पावर, मतलब मटेरियल रिसोर्स पे जो भी खर्चा होगा वो इकोनॉमी से आएगा, एजुकेशन पे इन्वेस्ट होगा, और एजुकेशन अच्छी होगी तो वो प्रोडक्टिविटी ही लाएगी देश में। ठीक है, चलो देन पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आई थिंक ये लास्ट है। मानव शास्त्र कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है भाई? एंथ्रोपोलॉजी है साइंटिफिक और होलिस्टिक, मतलब होलिस्टिक का मतलब है समग्र स्टडी की ह्यूमैनिटी कैसे इवॉल्व हुई है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव, ह्यूमंस का बिहेवियर कैसा है, ह्यूमंस की बायोलॉजी कैसी है, उनमें कल्चर कैसा है, उनकी सोसाइटी या समाज कैसा है, उनमें भाषा कैसी है। अब खुद समझो, जब हमें ये सभी चीज़ें पता होंगी कि किस तरह से ह्यूमैनिटी काम करती है, कैसे कल्चर काम करते हैं, सोसाइटी काम करती है, तो उसको शिक्षा में हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमंस के बारे में समझने के लिए ही, है ना। और शिक्षा में जब ये चीज़ें इंक्लूड होंगी तो शिक्षा को लर्निंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लर्निंग अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है, देश तरक्की करेगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? एंशिएंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब है मैन, मैनकाइंड, ह्यूमन और ह्यूमैनिटी। लॉजी का मतलब है स्टडी, तो इट इज एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन, मैनकाइंड। देन है एंथ्रोपोलॉजी और एजुकेशन। देखो, शिक्षा का सबसे बड़ा अर्थ क्या है कि हम अपने आप को समझें, इनर सेल्फ को समझें, है ना, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें ज़्यादा अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने आप को समझेंगे, सोसाइटी को समझेंगे, पूरी ह्यूमैनिटी को समझेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने आप को इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, एडजस्ट कर पाएंगे तो ऑफकोर्स सभी, अरे यार क्या एडजस्ट कर पाएंगे तो आपस में क्या होगा भाई? रिस्पेक्ट होगी, सपोर्ट होगा, कोऑपरेशन होगा, है ना, एक ब्रदरहुड होगा, और वो सभी चीज़ें डेवलपमेंट में ही काम देगी। देखो, जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं, जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, उससे हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चला है कि कैसे वो रहते थे, कैसे वो खाते थे, कैसे वो पढ़ते थे, कैसा उनका कल्चर था। और उन सभी चीज़ों को पढ़ के हम उन सभी चीज़ों को शिक्षा में इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस को रहना चाहिए और ह्यूमंस को कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए एक होलिस्टिक मैनर में। एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में क्या है? होलिस्टिक स्टडी है पूरे मैनकाइंड की, है ना। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी होती है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होती है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती है कि पुरातत्व तरीके से हम पता लगाएं कि भाई पहले कैसे लोग रहते थे, क्या क्या फंडामेंटल या क्या क्या चीज़ें थी पास्ट में। देन लैंग्वेज को जब सोसाइटी के साथ स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो वो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है कि किस तरह से लैंग्वेज रोल प्ले करती है सोसाइटी को आपस में कनेक्ट करने के लिए और कैसे कम्युनिकेट या आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और लैंग्वेज का अपने आप में कल्चर और सोसाइटी में क्या रोल है। तो सिंपली देखो यार, जब ये सब चीज़ें पता है तो इन सभी चीज़ों का यूज क्या है? इन सभी चीज़ों को हम शिक्षा में इंक्लूड करेंगे ताकि ह्यूमन के बारे में जो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना, उसको अच्छे से समझ सकें। और जितना अच्छे तरीके से हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे, अपने आप को उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा एडजस्टमेंट होता है, जितना ज़्यादा लोग एडजस्ट कर पाते हैं, वो माना जाता है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी उतना ज़्यादा अच्छा होता है।
तो एंथ्रोपोलॉजी इस वे में एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो था, इसी के साथ वीडियो ख़त्म हुआ। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।